हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। साथियों, हमने अपवाद तंत्र स्टार्ट किया था। हमारा अरब सागरीय अपवाद तंत्र चल रहा था। हमने 3 अपवाद तंत्र की बात की राजस्थान में। एक तो अरब सागरीय अपवाद तंत्र, एक बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र, एक आंतरिक अपवाद तंत्र। अरब सागर का अपवाद तंत्र वो अपवाद तंत्र होता है जिसमें दोस्तों जो नदियां हैं वो अरब सागर में जल गिराती है, वो आपका अरब सागरीय अपवाद तंत्र होता है। और जो नदियां बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है वो बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र होता है। और जो ना तो बंगाली खाड़ी में जल गिराती है ना अरब सागर में जल गिराती है, वो नदियां आपकी आंतरिक अपवाह का हिस्सा होती है। ठीक है, हमने कल वीडियो में स्टार्ट किया था दोस्तों अरब सागर का अपवाद तंत्र। और अरब सागर के अपवाद तंत्र में हमने एक नदी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, माही नदी। माही नदी की हमने संपूर्ण अपवाद क्षेत्र की बात कर ली थी। माही नदी और उसकी सहायक नदियों की हमने चर्चा कर ली थी। आज जो हम लोग मेनली बात करेंगे वो करेंगे लूणी नदी की। लूणी नदी नहीं बोलकर दोस्तों इसे लूणी नदी का अपवाद तंत्र बोल सकते हो आप। अपवाद तंत्र, क्योंकि अपवाद तंत्र में दोस्तों नदी और उसकी सहायक नदियां सभी आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। लूणी और उसकी सहायक नदियां लूणी नदी के अपवाद तंत्र में आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लूणी नदी का अपवाद तंत्र। ठीक है, सबसे पहले तो लूणी नदी के अपवाद तंत्र में हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके उपनामों की, कि लूणी नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। एक तो बोलते हैं दोस्तों इसको लवणवती, लवणवती या फिर सरस्वती या सागरमती। ये तो है दोस्तों लूणी नदी के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम है ये सारे के सारे। ठीक है, एक इसे बोलते हैं साकरी नदी और साकरी नदी से बोलते हैं पुष्कर में। पुष्कर में क्या बोलते हैं इस नदी को, साकरी नदी बोलते हैं। ठीक है, 2 बातें क्लियर हुई। एक इसको बोलते हैं मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा इसे बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों कालिदास जी ने इसे अंतसलीला कहा। क्या कहा? अंतसलीला। अंतसलीला किसने कहा दोस्तों? कालिदास ने। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। एक इसे बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की लंबी नदी, ये भी बोलते हैं दोस्तों लूणी नदी को। एक बोलते हैं आदि खारी और आदि मीठी नदी, आदि खारी और आदि मीठी नदी। अब ये आदि खारी और आदि मीठी नदी इसे क्यों बोलते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। जब लूणी नदी निकलती है अपने उद्गम स्थान से, जब निकलती है तो ये होती है मीठी नदी। लेकिन बालोतरा के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बालोतरा में जो जमीन के नीचे है वो माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती है और माइकासिस्ट चट्टानें लवणीय होती है। ठीक है, और उन चट्टानों में दोस्तों कैसिकत्व की क्रिया होती है। उस कैसिकत्व की क्रिया होने के कारण वो जो माइकासिस्ट चट्टानों का जो लवण है, वो खारापन है, वो ऊपर आ जाता है। इसलिए इस नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह अरावली के पश्चिम में बहने वाली मुख्य नदी है। यह भी ध्यान में रखनी है बात, मुख्य नदी है। ये इस नदी के उपनाम है, नोट करो यहां तक। आगे बात करते हैं, डायग्राम के माध्यम से इसका उद्गम जानने का प्रयास करते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है और समापन कहां होता है, और प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों में, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। एक तो दोस्तों यहाँ पे पहाड़ है, कौन सा? नाग पहाड़, नाग पहाड़ जो कि कहाँ है? अजमेर में है।
ठीक है। एक इधर है पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर की पहाड़ियां, ये भी कहाँ है, ये भी अजमेर में ही है दोस्तों। नाग पहाड़ से तो निकलती है आपकी कौन सी नदी, सागरमती नदी, ये निकल गई सागरमती नदी। और पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है आपकी कौन सी नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती। और सागरमती और सरस्वती जहां मिलती है उस स्थान का जो नाम है वो है गोविंदगढ़। क्या नाम है, गोविंदगढ़। और ये गोविंदगढ़ स्थान कहाँ है, ये अजमेर में, ये अभी तक अजमेर में ही बह रही है दोस्तों। ठीक है। अजमेर से जब निकलती है ये नदी तब कहलाती है ये लूनी। अजमेर से गोविंदगढ़ से निकलने के बाद ये लूनी कहलाती है। लूनी नदी सरस्वती और सागरमती के मिलन से बनती है और गोविंदगढ़ अजमेर में इनका मिलन होता है। ठीक है। यहां से निकलने के बाद दोस्तों ये बहती है इस प्रकार, और इसका समापन जो होता है वो होता है कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। और अरब सागर का हिस्सा है। ठीक है। कच्छ की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। यहां तक बातें क्लियर हुई। अजमेर से तो कौन सी नदी निकलती है, सागरमती नदी। अजमेर के नागपाड़ से, पुष्कर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, सरस्वती नदी। दोनों का जहां मिलन होता है वो कौन सा स्थान है, गोविंदगढ़ अजमेर में, यहाँ इनका मिलन होता है। और लूनी नदी का लूनी जब नाम पड़ता है वो पड़ता है गोविंदगढ़ से बाहर निकलने के बाद। दोनों नदियां गोविंदगढ़ में मिलती है और मिलने के बाद जो नाम पड़ता है उस नदी का क्या नाम है, लूनी नदी। ठीक है। अजमेर के बाद लूनी नदी जाती है दोस्तों पाली में, पाली के बाद ये बहती है नागौर, नागौर में बहने के बाद जाती है जोधपुर। एक यहाँ जिला नया बन जाता है ब्यावर, ब्यावर के बाद जोधपुर के बाद बालोतरा, बालोतरा के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, और बाद में गिर जाती है कच्छ की खाड़ी में। ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। अजमेर, पाली, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर, इन जिलों में ये नदी बहती है और बहने के बाद समापन कहाँ हो जाता है, कच्छ की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है, अरब सागर में। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। ये प्रवाह क्षेत्र हमने देख लिया। एक चीज दोस्तों यहाँ पे देखनी है, जालोर में इस नदी के प्रवाह को क्या बोलते हैं, जालोर में लूनी के प्रवाह को, लूनी के प्रवाह को क्या बोलते हैं, रेल या फिर नारडाई से बोलते हैं, नारडाई से बोलते हैं। कहाँ पे, जालोर में। जालोर में इस नदी के प्रवाह को रेल या नारडा बोलते हैं, ये भी नोट करो। एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि ये जो बालोतरा है, यहां से इधर इधर तो इसका जल रहता है मीठा, इधर मतलब उद्गम तक, उद्गम से बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा रहता है, और बालोतरा के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी खारी और आधी मीठी कहते हैं। और सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी ये नदी होती है तो ये कहाँ होती है, ये बालोतरा में होती है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी। बालोतरा के बाद ये नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है। और क्यों होती है, इसका कारण है यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग। बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण यह नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है, और इसी के बाद ये इसका नदी का जल खारा हो जाता है। नोट करो। आगे देखते हैं। प्रवाह चित्र हमने देख लिया, उद्गम कहां से होता है, समापन कहां होता है, ये भी हमने देख लिया। अब आगे बात करते हैं, एक बार प्रवाह चित्र को और देख लेते हैं। प्रवाह चित्र, इसका जो प्रवाह चित्र है वो दो राज्यों में है, दो राज्यों में है। दो राज्य कौन कौन से हैं, एक तो राजस्थान और एक गुजरात। और राजस्थान में कहाँ कहाँ है, राजस्थान में है
अजमेर, ब्यावर, पाली, नागौर, जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, बाड़मेर और बाद में जालौर। इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब इसकी लंबाई की चर्चा करते हैं। एक तो इसकी लंबाई कुल कितनी है, कुल लंबाई की बात करते हैं। एक राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई, तो कुल तो इसकी लंबाई है वो है 995 किलोमीटर। उद्गम से समापन की जो लंबाई है वो तो है 495 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 330 किलोमीटर। ये नदी हमारे राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है, और जिले कौन से, ये जिले हो गए। ठीक है, यहां तक नोट करो। आगे बात करते हैं और कुछ फैक्ट और जानने का प्रयास करते हैं। ये जो लूनी नदी है दोस्तों, लूनी नदी राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 10.41% कवर करती है राजस्थान में। तो कुल अपवाह क्षेत्र का 10.41% कौन सी नदी कवर करती है, लूनी नदी। तो ये लिख लीजिएगा, लूनी नदी कुल अपवाह क्षेत्र का 10.41% कवर करती है। ये हो गया। एक आगे की चर्चा करते हैं। ये राजस्थान की दूसरी सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। दूसरी सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र वो कितना है, 34,250 किलोमीटर। ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, जो कि राजस्थान की दूसरी जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। ये भी ध्यान में रखनी है बात आपको। आगे की चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं, एक ये जो बालोतरा है, बालोतरा के बारे में 2-4 फैक्ट है। तो बालोतरा में एक तो फैक्ट ये है कि इस नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। इस नदी का जल बालोतरा के बाद खारा होता है। और खारा क्यों होता है, क्योंकि बालोतरा में माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती है, जो कि लवणीय चट्टानें हैं। ठीक, इसलिए इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। एक फैक्ट ये है कि यह नदी बालोतरा में सर्वाधिक प्रदूषित होती है। बालोतरा में सर्वाधिक प्रदूषित होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग सर्वाधिक है, इसलिए। एक जो फैक्ट है वो बालोतरा में बाढ़ का है, कि यानी कि जब लूनी नदी के उद्गम पर भारी वर्षा हो जाती है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं, तो बाढ़ सर्वाधिक कहाँ आती है, बालोतरा में। ये क्यों आती है, क्योंकि जो बालोतरा कस्बा है वो लूनी नदी के पेटे के नीचे स्थित है। इसलिए जब लूनी नदी के उद्गम पर बारिश होगी, वर्षा होगी, भारी वर्षा, तो बाढ़ कहाँ आएगी, सर्वाधिक बालोतरा में आएगी। ये बात भी आप नोट करो, बालोतरा में बाढ़ का कारण। और कारण यही है कि यह कस्बा लूनी नदी के पेटे के नीचे स्थित है। यही कारण है कि बालोतरा में यहाँ बाढ़ आ जाती है। यहां तक नोट करो आप पूरे फैक्ट। नोट कर ही लिया होगा दोस्तों आपने। आगे की चर्चा करते हैं। अब इसमें बात करते हैं यहाँ पे लूनी नदी के किनारे स्थित कौन कौन सी सभ्यताएं हैं और किनारे पर कौन कौन से शहर स्थित है, उनकी चर्चा करते हैं। लूनी नदी के किनारे पर सभ्यता
व शहर। तो इस नदी के किनारे दोस्तों एक तो सभ्यता है, वो कौन सी है? तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता। और ये तिलवाड़ा सभ्यता कौन से जिले में है? बालोतरा में। बालोतरा में इस नदी किनारे तिलवाड़ा सभ्यता है। शहरों की बात करते हैं कि कौन कौन से शहर इस नदी के किनारे हैं। एक तो गोविंदगढ़, और ये गोविंदगढ़ कहाँ है? अजमेर वाला। ठीक है। एक इसके किनारे शहर है बिलाड़ा, और ये बिलाड़ा कहाँ है? ये जोधपुर में है। एक शहर है इसमें बालोतरा, एक है समदड़ी, एक है तिलवाड़ा, और ये तीनों शहर है बालोतरा में। ठीक है। ये इस नदी किनारे बसे हुए हैं। तिलवाड़ा सभ्यता इस नदी किनारे जो कि बालोतरा में। गोविंदगढ़ अजमेर वाला शहर, बिलाड़ा जोधपुर वाला शहर, बालोतरा समदड़ी तिलवाड़ा जो कि बालोतरा के शहर है, ये भी इस नदी के किनारे हैं। ठीक है। आगे की बात करते हैं। एक ये है कि यहाँ पे तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा। यहाँ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है। मल्लीनाथ पशु मेला, ये भी इस नदी के किनारे है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का प्राचीन पशु मेला। ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे। तो लूनी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? एक तो तिलवाड़ा सभ्यता है जो कि बालोतरा में है। शहर गोविंदगढ़, बिलाड़ा, बालोतरा, समदड़ी, तिलवाड़ा, ये शहर बसे हुए हैं। तिलवाड़ा बालोतरा में यहाँ मल्लीनाथ पशु मेला लगता है जो कि राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है। नोट करो। आगे बात करते हैं, बांधों की चर्चा करते हैं। लूनी नदी पर स्थित बांध, लूनी नदी पर बांध। और इस लूनी नदी पे दोस्तों दो बांध है। एक तो पिचियाक बांध, पिचियाक बांध, पिचियाक, या फिर इसका दूसरा नाम है जसवंत सागर बांध, जो कि कहाँ है? जो कि है बिलाड़ा में। और बिलाड़ा कहाँ है? बिलाड़ा है जोधपुर में। एक तो ये बांध हो गया। दूसरा है नगाना बांध, नगाना बांध, और ये बांध कहाँ है? यह है बाड़मेर में। ये दो बांध आपकी लूनी नदी पर है। एक दोस्तों इसको बोलते हैं, इस लूनी नदी को, लूनी नदी इसको बोलते हैं, मैंने बताया बालोतरा के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है, तो ये राजस्थान की एकमात्र खारी नदी है। और कोई सी भी नदियां जो है वो खारी नहीं है, उनका जल खारा नहीं है, लेकिन इस नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे राजस्थान की एकमात्र खारी नदी बोलते हैं। राजस्थान की एकमात्र खारी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। उतारो। आगे देखते हैं दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियों को। सहायक नदियां, सहायक नदियों में है जोजड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, सागी, गुहिया, सुकड़ी, खारी, मीठड़ी। ये जो नदियां हैं वो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। अब इनमें से दोस्तों मेन जो नदियां हैं उनके हम उद्गम स्थान भी पढ़ेंगे, और जिनका महत्व है वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इनमें जोजड़ी नदी की। जोजड़ी नदी, और जोजड़ी नदी लूनी की सहायक नदी है। ठीक है।
इसका उद्गम तो होता है दोस्तों नागौर से। उद्गम उद्गम होता है पुंडलू गांव। पुंडलू गांव है नागौर का। यहां से इसका उद्गम होता है। समापन कहां होता है? समापन होता है इसका खेजड़ली खुर्द। खेजड़ली खुर्द जो गांव है वो है जोधपुर में, और खेजड़ली खुर्द गांव में ये लूनी नदी में विलीन हो जाती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र वो एक तो नागौर में हो गया और एक हो गया जोधपुर में, और इन दोनों जिलों में ये बहती है लगभग 83 किलोमीटर। लंबाई नहीं याद हो तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो जोजड़ी नदी है, बाकी सारी जो नदियां हैं दोस्तों ये लूनी की सहायक नदियां, बाकी जोजड़ी के अलावा बाकी सारी नदियां हैं वो तो निकलती है लूनी की लेफ्ट साइड में, और ये जो जोजड़ी नदी है वो लूनी के राइट साइड से निकलती है, यानी कि दाएं साइड से निकलने वाली एक ही नदी है। वो कौन सी है? जोजड़ी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी जो लूनी नदी के बाएं तरफ से निकलती है। उद्गम से मुहाने की ओर जब हम लोग चलते हैं तो उद्गम से मुहाने की ओर जब हम लोग चलेंगे तो ये जो बाकी सारी नदियां वो तो निकलेगी बाएं तरफ से, और जो नदी है जोजड़ी वो निकलती है आपकी बाएं तरफ से, और दाईं तरफ से, सॉरी। तो दाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र नदी है, दाईं ओर से लूनी में मिलने वाली एकमात्र नदी। एकमात्र नदी। इसके अलावा ये जो जोजड़ी नदी है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। नागौर में ही कोई पहाड़ियां हैं पुंदलू गांव में, वहां से ये नदी निकलती है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, यह नदी अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। ठीक है, यहां तक नोट करो जोजड़ी नदी की बातें, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं कौन सी नदी है आगे। लीलड़ी नदी। लीलड़ी, ये जो लीलड़ी नदी है वो निकलती है आपकी ब्यावर से, और ब्यावर में एक गांव है जवाजा गांव। जवाजा ब्यावर से ये निकलती है, उद्गम होता है इसका, और समापन कहाँ होती है? समापन होता है इसका पाली में, और पाली में ये लूनी नदी में मिल जाती है, लूनी में विलीन। ठीक है, आगे बात करते हैं बांडी नदी की। बांडी नदी, बांडी नदी का उद्गम होता है पाली जिले से, और पाली जिले में पहाड़ियां हैं, फुलाद गांव की पहाड़ियां, फुलाद गांव की पहाड़ियां, जो कि कौन से जिले में है? पाली जिले में। यहां से इसका उद्गम होता है, और समापन कहां होता है? समापन होता है लाखरथंब गांव, और लाखरथंब गांव कहाँ है? यह है जोधपुर में। जोधपुर में लाखरथंब गांव में ये लूनी नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन से जिलों में हुआ? पाली और जोधपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? जो है बांडी नदी है। और क्यों है? क्योंकि पाली नदी में रंगाई छिपाई उद्योगों के कारण। ठीक है, सर्वाधिक राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी नदी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस नदी पे, बांडी नदी पे बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है हेमावास बांध। हेमावास बांध, और ये कहाँ है? ये पाली के पास ही है। पाली के पास में बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है,
और बरनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुलाद गांव के पहाड़ियां पाली से। समापन कहाँ होती है? लाखरथम गांव जोधपुर में। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है और प्रदूषण होने का इसमें कारण ये है कि पाली जिले में रंगाई छपाई का कार्य चलता है। रंगाई छपाई के उद्योग है पाली जिले में, इसलिए ये नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। और लाखरथम गांव में ये लूणी नदी में मिल जाती है और हेमावास बांध इस नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे? पाली के पास। नोट करो। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं जवाई नदी की। जवाई नदी, जवाई नदी आपने यहाँ नहीं लिखी, लिख लीजिएगा जवाई नदी। ये भी इसकी सहायक नदी है। और जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम ये होता है पाली में। और पाली में गांव कौन सा है? गौरिया गांव। गौरिया गांव पाली से इसका उद्गम होता है। और समापन कहाँ होता है? हेमागुड़ा गांव। हेमागुड़ा गांव जालौर में इसका समापन हो जाता है। ठीक है, यानी कि हेमागुड़ा गांव में ये लूणी नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ फैक्ट की चर्चा करते हैं जवाई नदी के बारे में। एक तो ये है कि लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यही है, जवाई नदी सहायक नदी है। ठीक है, ये बात हुई। एक ये कि जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, जो कि कहाँ है? सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली में जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं जवाई बांध के बारे में। इसे बोलते हैं एक तो मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। एक इसे बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध। आगे बात करते हैं जवाई नदी, जवाई बांध को दोस्तों जलापूर्ति कहां से होती है? जवाई बांध को, जवाई बांध को जलापूर्ति। और जवाई बांध को जलापूर्ति में आपको बता दूं, ये होती है सेई बांध से। सेई बांध। और सेई बांध का कौन सी नदी पर है? सेई नदी पर ही है। और कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में सेई बांध से जलापूर्ति होती है जवाई बांध को, और सेई नदी पर ही है। यहाँ पे सेई बांध से इसमें एक तो नहर निकाली गई और एक जल सुरंग निकाली गई। और नहर और जल सुरंग के माध्यम से सेई बांध से जवाई बांध को जलापूर्ति होती है। तो ये जो जल सुरंग है, सेई नदी वाली जल सुरंग, ये 6.7 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। ठीक है, 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि राजस्थान की पहली सुरंग है दोस्तों। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। और कितनी लंबी है? 6.7 किलोमीटर लंबी है, जो जिससे क्या होता है? जवाई बांध को जलापूर्ति होती है सेई बांध से। ठीक है, नोट करो यहां तक। उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा आपको। नोट करो। तो नोट तो कर ही लिया होगा दोस्तों। अब यहां तक हमने बात की लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों की। ये जो सहायक नदियां हैं सारी नहीं पढ़नी है आपको, मैंने कुछ कुछ मेन मेन बता दी, उसी के उद्गम और कुछ बातें इनकी याद रखनी है आपको। सारी नदियों की कोई बातें नहीं है और आपको पूछी भी नहीं जाएगी। मेन जो है आपकी लूणी नदी की सहायक नदियां याद रखनी है, और जो मैंने बताई वही आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक तो साबरमती नदी को और एक पश्चिम बनास नदी को। तो जो साबरमती नदी है वो तो है लूणी, लूणी को ही साबरमती बोलते हैं। ठीक है, और जो साबरमती नदी है वो अलग नदी है, और पश्चिम बनास, ये दोनों नदियां हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे साबरमती नदी को देखते हैं। कौन सी नदी देखेंगे अब? साबरमती।
मैंने आपको जब अरब सागर, बंगाली खाड़ी और आंतरिक अपवा की जो नदियां लिखाई थी उसमें शायद सागरमती लिखा दिया, आपको वहां साबरमती कर लेनी है। सागरमती तो लूनी को ही बोलते हैं, ठीक है, साबरमती आपको वहां पे कर लेनी है। अब बात करते हैं सागरमती के उद्गम की। तो उद्गम होता है इसका पदराना की पहाड़ियां उदयपुर से। उद्गम उद्गम कहां से होता है? पदराना पहाड़ियां, और ये कहाँ है? ये उदयपुर है, उदयपुर में है। और समापन कहाँ होता है इसका? समाप्त हो जाती है ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इसकी लंबाई हम देखते हैं, लंबाई, कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई तो है 416 किलोमीटर, और राजस्थान में ये बहती है लगभग 45 किलोमीटर। ये इसकी कुल लंबाई हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं इसके किनारे स्थित शहरों को। इसके किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो आपका अहमदाबाद, एक गांधीनगर, और एक साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो कि कौन सी नदी किनारे हैं? साबरमती नदी किनारे हैं, ठीक है। तो उद्गम तो होता है पदराना की पहाड़ी उदयपुर से, समापन होता है खंबाती खाड़ी में। लंबाई है इसकी कुल तो है 416 किलोमीटर, उद्गम से समापन की जो लंबाई है वो तो है 416 किलोमीटर। राजस्थान में ये बहती है लगभग 45 किलोमीटर में। इसके किनारे जो शहर स्थित है वो है अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती आश्रम। नोट करो। आगे बात करते हैं साबरमती की। साबरमती नदी को उद्गम स्थल पर बोलते हैं वाकल नदी, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। साबरमती नदी को उद्गम स्थल पर वाकल नदी बोलते हैं। ठीक है। और साबरमती एकमात्र ऐसी नदी है जो निकलती तो राजस्थान से है लेकिन गुजरात की मुख्य नदी है, क्योंकि राजस्थान में तो 45 किलोमीटर बहती है, बाकी तो गुजरात में बहती है। तो आप ये भी नोट करो, साबरमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो कि निकलती राजस्थान से है लेकिन गुजरात की मुख्य नदी है, गुजरात की मुख्य नदी है, ठीक है। और इस नदी पे दोस्तों दो जल सुरंगें हैं। इस नदी पर दो जल सुरंगें हैं। कौन कौन सी? एक तो देवास जल सुरंग, ठीक है, और एक मानसी वाकल जल सुरंग, मानसी वाकल जल सुरंग, ठीक है। ये जो देवास जल सुरंग है ये राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है और 11.5 किलोमीटर ये सबसे लंबी सुरंग है राजस्थान की, ठीक है। लंबाई कितनी है? 11.5 किलोमीटर, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, देवास जल सुरंग। और जो हमने पहली वाली देखी सही नदी वाली जल सुरंग, तो वो सही नदी वाली जो जल सुरंग है वो राजस्थान की पहली जल सुरंग है, 6.7 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जबकि देवास जल सुरंग है वो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है और 11.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये नोट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं, और अगली जो नदी है, लास्ट नदी अपनी, वो है पश्चिमी बनास नदी। और पश्चिमी बनास नदी को पढ़ने के बाद अपना जो अरब सागरीय पथ तंत्र है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास नदी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसकी उद्गम की बात करते हैं। उद्गम होता है नया सनवरा, नया सनवरा
पहाड़ी, जो कि कहाँ है, सिरोही में है। यहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, समापन कहाँ होता है, समापन इसका याद रखिएगा लिटिल रण, लिटिल रण में इसका समापन होता है। और ये लिटिल रण भी गुजरात में ही है, अरब सागर। ठीक है, इसका समापन हो गया। इसकी लंबाई की बात करते तो उद्गम से समापन तक इसकी लंबाई है 266 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में ये बहती है 50 किलोमीटर। राजस्थान में 50 किलोमीटर बहती है और लंबाई टोटल इसकी 266 किलोमीटर है। तो अब तक जितनी भी नदियां आपने पढ़ी उसमें सबसे छोटी नदी यही है। तो अरब सागरीय अपवाद तंत्र की सबसे छोटी जो नदी है वो है पश्चिमी बनास। तो ये भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा, अरब सागरीय अपवाद तंत्र की सबसे छोटी नदी है, और वो कौन सी है, पश्चिम बनास। ठीक है, यहां तक बात हुई। आगे बात करते हैं इसके किनारे शहर। इसके किनारे पर जो शहर कौन सा है वो स्थित है, वो है डीसा शहर। डीसा शहर कहाँ है, गुजरात में है। ये इसके किनारे स्थित है। सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां, तो पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं वो है, एक तो आपकी सूकली, कुकड़ी, सूकली है दोस्तों, सूकड़ी नदी आ जाए तो वो लोनी की सहायक नदी है, सूकली है वो पश्चिम बनास की सहायक नदी है। सूकली, कुकड़ी, गोहलन, गोहलन, धारवेल और एक सीपू। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सूकली, कुकड़ी, गोहलन, धारवेल और सीपू। इसकी सहायक नदियां है पश्चिम बनास की। एक बार मैं रिपीट मरवा देता हूं, नोट कर ही लिया होगा आपने। तो उद्गम है नया सनवरा की पहाड़ियां, सिरोही से इसका उद्गम होता है, पश्चिम बनास नदी है, तो अंतिम नदी है अरब सागरीय अपवाद तंत्र की। समापन होता है इसका लिटिल रण में, जो कि कहाँ पे है, अरब सागर में ही है, गुजरात में है। लंबाई इसकी 266 किलोमीटर है संपूर्ण लंबाई, और राजस्थान में ये बहती है लगभग 50 किलोमीटर। अरब सागरीय अपवाद तंत्र की ये सबसे छोटी नदी है। इसके किनारे डीसा शहर बसा हुआ है। सहायक नदियां सूकली, कुकड़ी, गोहलन, दारवेल और सीपू इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये हो गया दोस्तों अपना अरब सागरीय अपवाद तंत्र आज कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे आंतरिक अपवाद तंत्र की नदियां, और इन सभी को पढ़ने के बाद अपना अपवाद तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो वीडियोस हैं ये आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।